Assalamu alaikum. I am Dr. Fatma Makki from Fahim Abbas's Institute for your biology teacher for online program. और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 which is enzymes. सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो एंजाइम से एसोसिएटेड हैं और इस चैप्टर को समझने के लिए आपको आनी चाहिए. एंजाइम्स को हम डिफाइन करते हैं कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन्स तो हमारी बॉडी में बहुत सारी होती हैं लेकिन सब के सब बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होती. बायोलॉजिकली मीन्स कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होती हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया, फंजाई, ह्यूमन बींग्स में, और यहाँ पे ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं हमारी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करने में. इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं. और प्रोटीन्स जो होती हैं वो अमीनो एसिड्स पे मुश्तमिल होती हैं. अमीनो एसिड्स मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती हैं, फिर टर्शियरी और फिर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं. और इनको हम डिटेल से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसे. तो प्रोटीन्स ये जो एंजाइम्स हैं ये 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है इनका जो अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है. जो भी रिएक्शन है जिसको एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होती हैं जिनको इन्होंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है उन रिएक्टेंट्स को कहा जाता है सबस्ट्रेट, द रिएक्टेंट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन. और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज एक्टिव साइट. एक पूरा का पूरा जो एंजाइम होता है, यहाँ पर आप देखें ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है ये एंजाइम है, लेकिन ये पूरा का पूरा एंजाइम जो है ये एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की इसकी एबिलिटी है जिसको आप कैटालाइटिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं. जो एंजाइम का जो फंक्शन होता है इसको हम कैटालाइसिस कहते हैं. ठीक है, कि एंजाइम एक्शन हो रहा है, कैटालाइसिस हो रहा है. और जो एंजाइम की एक्टिविटी है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना इसको कहा जाता है कैटालाइटिक एक्टिविटी. और ये पूरे एंजाइम में नहीं होती बल्कि एंजाइम का एक छोटा सा एरिया होता है, ये छोटी सी साइट होती है जिसको कहा जाता है एक्टिव साइट. और ये सिर्फ कुछ अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है. यहाँ पे इसकी जो रिएक्टेंट है ये सबस्ट्रेट आके अटैच होते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये जो कैटालाइटिक साइट है या ये वो स्मॉल एरिया एंजाइम का जो फ्यू अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है और इसमें प्रोडक्ट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की एबिलिटी होती है, इसको कहा जाता है एक्टिव साइट. और एक्टिव साइट जो होती है ये चार्ज बियरिंग साइट है, यानी आपने पढ़ा होगा कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं इन पे समटाइम्स पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं और समटाइम्स अमीनो एसिड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं. तो ये जो साइट है ये चार्ज बियरिंग साइट होती है. इसकी एक डेफिनेट चार्ज होता है इस साइट का और एक डेफिनेट शेप होती है उन अमीनो एसिड्स की वजह से जो यहाँ पर मौजूद होते हैं. कुछ ऐसे नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम्स को चाहिए होते हैं अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एंजाइम को कैटालाइसिस में हेल्प करते हैं. जैसे इनको कहा जाता है कोफैक्टर्स. और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एंजाइम की जो एबिलिटी है कि इसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है वो डिपेंड करता है कि वो सबस्ट्रेट कितनी अच्छे तरीके से इस एक्टिव साइट के अंदर फिट हुआ हुआ है और इसके साथ बाइंड हुआ हुआ है. जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के में आता है तो ये अमीनो एसिड्स जो एक्टिव साइट पे मौजूद हैं उनके साथ बॉन्डिंग बनाता है. उस बॉन्ड्स के जरिए ये एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है. अगर ये बॉन्डिंग और अटैचमेंट प्रॉपर होगी तो ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का सबस्ट्रेट है और एक्टिव साइट की शेप ये है. अब अगर सपोज कि ग्रीन सबस्ट्रेट आके यहाँ पर अटैच हो जाए तो भी ये वाला हिस्सा इसका एम्प्टी रहेगा. ठीक है, सबस्ट्रेट परफेक्टली बाइंड नहीं होगा एक्टिव साइट के साथ और प्रोडक्ट नहीं बनेगी. सो सबस्ट्रेट को परफेक्टली बाइंड करने के लिए एंजाइम को एक ब्रिज की या एक मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है जिसको कोफैक्टर मॉलिक्यूल कहते हैं. अब अगर ये कोफैक्टर मॉलिक्यूल यहाँ पर आके अटैच हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट परफेक्टली बाइंड कर देगा एक्टिव साइट के साथ और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये जो मॉलिक्यूल है कोफैक्टर मॉलिक्यूल ये एज अ ब्रिज काम करता है बिटवीन एंजाइम और सबस्ट्रेट और ये केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट विद द एंजाइम
और ये जो कोफैक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मोस्टली मेटल आयंस लाइक मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक। कोफैक्टर्स की 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम्स ये तीनों ही नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो कोएंजाइम है ये लूजली बाइंड होता है एंजाइम के साथ, यानी ये अटैच हो जाता है और उसके बाद ये डीटैच भी हो सकता है, ये लूजली अटैच होता है और ये वाइटामिन्स पे मुश्तमिल होता है। इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं NAD, NADP, FAD, ADP, कोएंजाइम A और बायोटिन। ये इन मॉलिक्यूल्स को आप बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप आती है एक्टिवेटर। ये भी डीटैचेबल कोफैक्टर होता है, लेकिन दे आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर। ये वाइटामिन्स पे मुश्तमिल नहीं होते, बल्कि ये इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं लाइक मेटल आयंस, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और जिंक। और थर्ड टाइप ऑफ कोफैक्टर आती है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ये वो नॉन प्रोटीन पार्ट है या वो कोफैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रांगली अटैच होते हैं विद द एंजाइम, यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए अटैच होते हैं। और इनमें एग्जांपल आ जाती है हीम ग्रुप जो हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, बायोटिन, फ्लाविन, कॉपर और यूबीक्वाइनोन। Now there are two very important terminologies. One is apoenzyme and other is holoenzyme. वो एंजाइम जो कोएंजाइम के साथ या प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ या कोई और कोफैक्टर है उसके साथ अटैच होता है, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अगर एक एंजाइम का कोफैक्टर जो कोएंजाइम है या प्रोस्थेटिक ग्रुप है, अगर उससे रिमूव हो जाए तो फिर एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होता है और वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे इनएक्टिवेटेड एंजाइम को जिसका कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप उससे अलग हो और वो एंजाइम इस फॉर्म में ना हो, इस स्टेट में ना हो कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, इसको कहा जाता है एपोएंजाइम। और एक ऐसा एंजाइम जिसमें उसका कोफैक्टर भी मौजूद होता है, ठीक है, और वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, उसको कहा जाता है होलो एंजाइम। तो बेसिकली एक होलो एंजाइम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक जो एंजाइम है जो उसका पॉलीपेप्टाइड रीजन है वो, और दूसरा एक नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स कहाँ पे मौजूद होंगे ये डिपेंड करता है कि जिस रिएक्शन को एंजाइम स्पीड अप कर रहे हैं, कैटालाइज कर रहे हैं, वो कहाँ पर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब ग्लाइकोलिसिस जो है ये सेल्स के साइटोप्लाज्म में होता है, तो ग्लाइकोलिसिस को कैटालाइज करने वाले एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। लेकिन समटाइम्स ये एंजाइम्स कुछ सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के साथ भी अटैच होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस में जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच होते हैं। रेस्पिरेशन में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो राइबोसोम्स के साथ अटैच होते हैं। सो लोकेशन ऑफ एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है या ऑर्गेनेल्स में भी हो सकती है। नेक्स्ट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पे हम ब्रीफली इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और इनको डिटेल से हम बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उनमें समझेंगे। ये सबसे पहले तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि 3D स्ट्रक्चर होता है इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स की क्वाइलिंग और फोल्डिंग की वजह से बनता है। दूसरा, ये रिएक्शन को स्पीड अप तो करते हैं लेकिन उसमें यूज नहीं होते। अभी हमने ये डायग्राम देखी थी, देखिए एंजाइम जैसे एंटर हो रहा है रिएक्शन में, प्रोडक्ट बनने के बाद बिल्कुल वैसे ही बाहर निकल आता है उस रिएक्शन से। इस रिएक्शन से पहले, इस रिएक्शन के दौरान इस एंजाइम में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट इज ये दे डू नॉट इफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। फोर्थ पॉइंट इज दे कैन एक्सीलरेट द केमिकल रिएक्शन इवन इन स्मॉल अमाउंट्स। अगर एक केमिकल रिएक्शन में एंजाइम स्मॉल अमाउंट में भी मौजूद हो तब भी उस रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं। और वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन, हाईली स्पेसिफिक होते हैं एक्शन में। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पे जो अमीनो एसिड्स हैं उन पे एक स्पेसिफिक चार्ज होता है और उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। उस स्पेसिफिक चार्ज और स्पेसिफिक शेप की वजह से ये जो एक्टिव साइट के अमीनो एसिड्स हैं ये हर एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं हो सकते, बल्कि एक एंजाइम का सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक होता है, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है, ये सिर्फ उसके साथ ही बाइंड कर सकते हैं। स्पेसिफिसिटी को भी आगे हम डिटेल से देखेंगे। और ये दे आर वेरी सेंसिटिव टू माइनर चेंजेस इन टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड पीएच। हाँ, आपने पढ़ा होगा कि जो टेम्परेचर और पीएच है ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होते हैं और अमीनो एसिड्स जो होते हैं आपस में बॉन्ड्स के जरिए अटैच होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो बॉन्डिंग है और जो अमीनो एसिड्स पे चार्ज है वो पीएच से इफेक्ट होता है।
तो ये जो बॉन्डिंग है और जो अमाइनो एसिड्स पे चार्जेस हैं, अगर टेम्परेचर और पीएच बहुत ज़्यादा चेंज कर दी जाए तो ये दोनों चीज़ें इफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो डी नेचर हो सकता है। डी नेचर का मतलब होता है, ये टर्म हम प्रोटीन्स के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, कि उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाना। तो जब अमाइनो एसिड्स का चार्ज और उनकी बॉन्डिंग डैमेज होती है तो उससे प्रोटीन डी नेचर हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता। दे रिक्वायर्ड कोफैक्टर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और एंजाइम्स लोअर करते हैं एक्टिवेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं कि एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, कैसे स्पीड अप करते हैं, कैसे एक्सीलरेट करते हैं, ये रिएक्शन के रेट को कैसे इंक्रीज करते हैं। इनकी गैर मौजूदगी में रिएक्शन हो तो जाएगा, लेकिन वो बहुत स्लो रेट पर होता है। अब ये रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, रेट को इंक्रीज करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब एक्टिवेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बताई है। आपको दिखा रही हूँ मैं कि देखिए ये आपके पास है फ्री एनर्जी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन, कोर्स ऑफ रिएक्शन, या ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में उनको कन्वर्ट करना है। अब अगर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, यानी ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके पास एंजाइम्स मौजूद नहीं है, तो उसमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए ये एक एनर्जी का बैरियर है जिसके ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो उनको चाहिए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए। जबकि अगर आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जो कि कैटलाइज्ड है, जिसमें एंजाइम्स मौजूद हैं, तो वही एनर्जी बैरियर जिसको रिएक्टेंट्स को पास करना चाहिए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए, वो देखिए यहाँ पे कितना रिड्यूस हो गया। यानी यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जबकि यहाँ पे इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो एनर्जी बैरियर है जिससे रिएक्टेंट्स को गुजरना पड़ता है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए, या विच इज़ नीडेड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, इसको कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। और जब एंजाइम्स किसी रिएक्शन में मौजूद होते हैं और उसको स्पीड अप कर रहे होते हैं, तो ये एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है कि ये इस एनर्जी बैरियर या एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ऑब्वियसली जब ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर कम एनर्जी चाहिए होती है तो कम एनर्जी इजीली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने में इतना टाइम नहीं लगता और स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं इस डायग्राम से कि देखिए आप एक्टिवेशन एनर्जी करती क्या है। आपने पढ़ा होगा कि जो रिएक्शन होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनती है तो रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में कोलिजन होता है, वो आपस में टकराते हैं, और उस टकराने की वजह से उस कोलिजन के नतीजे में वो आपस में रिएक्ट करते हैं, उनके दरमियान में बॉन्ड्स इस्टेब्लिश होते हैं और फिर प्रोडक्ट बनती है। अब वो जो एनर्जी है जो कोलिजन के लिए चाहिए, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अगर ये रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। अब अगर इन रिएक्टेंट पार्टिकल्स के दरमियान में कोलिजन होगा तो ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन इस कोलिजन के लिए इनको चाहिए होती है काइनेटिक एनर्जी। जब आप एंजाइम्स ऐड करते हैं रिएक्शन में तो एंजाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की, जिसके नतीजे में सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट्स इजीली बन जाती हैं। नाउ द पॉइंट इज कि किस तरह से एंजाइम जो है वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की। इसको हम यहाँ देखते हैं। जैसे आप देखें कि ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास एक एंजाइम है। ये एंजाइम में पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होती है, वो शो की हुई है। ये डायग्राम भी आपकी बुक से नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर explaining the concept of how the enzymes speed up the chemical reaction by providing kinetic energy to the substrate molecules. अब आप देखिए ये एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है और ये इसकी एक्टिव साइट है एंजाइम की, जिसके साथ जिसमें ये अटैच है। ये बाकी का ग्लोबुलर पार्ट है एंजाइम का, इसमें भी पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद है, लेकिन ये हिस्सा इसका एक्टिव साइट में नहीं आ रहा। अब देखिए जो एक्टिव साइट में हिस्सा आ रहा है सबस्ट्रेट का, ये एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड बना रहा है इसके अमाइनो एसिड्स के साथ। यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, यहाँ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब क्या होता है कि सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स जब अमाइनो एसिड्स के साथ, एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड्स के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स की जो आपस की बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है।
ठीक है, जो आपस की बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो सबस्ट्रेट के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से ये आपस में कोलाइड करेंगे और रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो जल्दी बनेगी। ये एक और डायग्राम है जो ये शो करी है कि ये एक्टिव साइट है रेड कलर में, और ये एक्टिव साइट के ग्रुप्स ऑफ एटम्स या एटम्स हैं, और आप देख सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैच है, यहाँ पे सबस्ट्रेट का पॉजिटिव एटम एक्टिव साइट के नेगेटिव एटम के साथ अटैच है। तो जब सबस्ट्रेट के एटम्स जो हैं वो एक्टिव साइट के एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उससे सबस्ट्रेट के एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, और इनकी आपस की जो बॉन्डिंग होती है वो कम हो जाती है। वो कम होती है तो उससे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। So this is how the enzymes speed up a chemical reaction. ये lower कर देते हैं activation energy of a chemical reaction. Next एक येलो बॉक्स दिया हुआ है इसी पेज पर आपकी बुक में, जिसमें ये बताया हुआ है कि कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो पोटेंशियली डैमेजिंग होते हैं। यानी अब देखें जैसे एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन। अब ये पेप्सिन जो है ये इसको कोई भी प्रोटीन मिले ये उसको ब्रेक डाउन कर देता है। एज वी नो कि हमारे जो सेल्स होते हैं इनकी मेम्ब्रेन्स भी प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होती हैं, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं इनमें। तो अगर पेप्सिन को इसकी एक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाएगा तो ये जब तक इसको फूड नहीं मिलेगा डाइजेस्ट करने के लिए तो ये हमारे सेल्स की प्रोटीन्स को डैमेज कर सकता है। तो ऐसे जो पोटेंशियली डैमेजिंग एंजाइम्स होते हैं इनको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि पेप्सिन की इनएक्टिवेटेड फॉर्म है पेप्सिनोजिन। और पेप्सिनोजिन जो होती है ये फिर जब प्रोटीन अवेलेबल होती है फूड आ जाता है तो पेप्सिनोजिन को फिर पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो डाइजेस्ट कर देता है प्रोटीन को। और इस तरह हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो पेप्सिनोजिन के डाइजेस्टिंग इफेक्ट से प्रोटेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट इज कैटालाइसिस। कैटालाइसिस का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी के बारे में हमने पढ़ा है अभी कि एंजाइम्स जो होते हैं इनकी हाईली स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है, क्योंकि इनके अंदर स्पेसिफिक हर एंजाइम के एक्टिव साइट में स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स होते हैं। आपको पता है 20 टोटल डिफरेंट टाइप्स हैं अमीनो एसिड्स की जो कि प्रोटीन्स बनाने में पार्टिसिपेट करती हैं। तो हर एंजाइम की एक्टिव साइट में डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं और उन अमीनो एसिड्स के जो चार्ज है और जो उसकी शेप है वो भी डिफरेंट होती है। तो इसीलिए हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी चार्ज और शेप स्पेसिफिक होती है। इसीलिए एक एंजाइम भी स्पेसिफिक होता है, वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। उसके जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकते। Enzymes can only react with a specific substrate, transform it into product and is released unaltered. ये एक एंजाइम है जिसने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट किया, इसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और उसके बाद फिर एंजाइम और प्रोडक्ट बन गए, प्रोडक्ट्स अलहदा हो गई और एंजाइम्स आपके पास अनचेंज्ड अनअल्टर्ड आ गए। ये है एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। ये देखिए ये एंजाइम है, ये इसका 3D ग्लोबुलर पार्ट है, ये इसकी एक्टिव साइट है जिसके साथ सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है और इससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और एट द एंड क्या होगा कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस एंजाइम से सेपरेट हो जाएंगी और ये एंजाइम जो है चूंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया तो ये रीयूज हो सकता है इसी रिएक्शन में दोबारा। अब एक्टिव साइट के बारे में अभी तक हमने ये पढ़ा है कि स्मॉल पार्ट ऑफ द एंजाइम to which the catalytic activity of enzyme is restricted, जो कि कैटालाइसिस कर सकता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू अमीनो एसिड्स और इस साइट में स्पेसिफिक चार्ज होता है और स्पेसिफिक शेप मौजूद होती है। नेक्स्ट इज कि ये जो एक्टिव साइट है एंजाइम की इसके दो मेजर रीजन्स होते हैं, एक बाइंडिंग साइट और एक कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट का काम होता है कि ये एंजाइम को हेल्प करता है सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करने में और उसको सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने में और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने में। जब एक दफ़ा बाइंडिंग साइट अपना रोल परफॉर्म कर देती है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उसके बाद जो दूसरा रीजन एक्टिव साइट का जो कि कैटालाइटिक साइट है वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, वो एक्टिवेट होती है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। अब अगर बाइंडिंग साइट प्रॉपर फंक्शन ना कर रही हो तो जो प्रॉपर सबस्ट्रेट है ना तो एक्टिव साइट प्रॉपर सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज कर सकेगी ना ही उसके साथ प्रॉपरली बाइंड कर सकेगी। तो और अगर बाइंडिंग साइट सही काम कर रही है
लेकिन कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं होती तो भी प्रोडक्ट नहीं बनती। तो एक्टिव साइट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये जो दोनों साइट्स हैं इनका प्रॉपर काम करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है जी कैटालाइसिस के बारे में दो मॉडल्स हैं, एक है लॉक एंड की मॉडल और एक है इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल दिया था एमिल फिशर ने 1890 में, और इस मॉडल के मुताबिक एक स्पेसिफिक, जैसे आप देखेंगे एक स्पेसिफिक की जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक लॉक को ही खोल सकती है, इसी तरह से एक स्पेसिफिक एंजाइम जो होता है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। और एक्टिव साइट जो है ये एक रिजिड, अब इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी कि कैटालाइसिस से पहले, कैटालाइसिस के दौरान या कैटालाइसिस के एंड फेज में कोई मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं आती, बल्कि ये एक टेम्पलेट के तौर पे यूज होता है। ये टर्म यूज की गई है कि इट इज यूज्ड एज टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है जिसको आप एज अ गाइड यूज करो, किसी रिएक्शन में एज अ गाइड हम एक मॉलिक्यूल को यूज कर रहे हैं, लेकिन उस मॉलिक्यूल के अपने अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसे भी हमने ये डायग्राम देखी, ये एक्सप्लेन करती है लॉक एंड की मॉडल को कि देखिए एक्टिव साइट कैटालाइसिस शुरू होने से पहले भी इसी तरह थी, कैटालाइसिस के दौरान भी ऐसे ही रही और कैटालाइसिस के एंड पर भी ऐसे ही रही, तो इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं आया। ये कहता है, ये है लॉक एंड की मॉडल। लेकिन जो एक्चुअल मॉडल है विच इज़ ट्रू, दैट इज इंड्यूस फिट मॉडल, ये कोशलैंड ने दिया था 1959 में। और इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है और कैटालाइसिस से पहले इसकी जो एक्टिव साइट है वो डिफरेंट होती है, और जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग की वजह से एक्टिव साइट में चेंज आता है, इसकी शेप थोड़ी सी चेंज होती है जो कि सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट के साथ प्रॉपर्ली बाइंड करने में हेल्प करती है, और फिर प्रोडक्ट बनने के बाद एक्टिव साइट में दोबारा चेंज आ जाता है। इसको कहा जाता है इंड्यूस फिट मॉडल। ये डायग्राम इंड्यूस फिट मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कैटालाइसिस से पहले और कैटालाइसिस के बाद एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप ये है, लेकिन कैटालाइसिस के दौरान जब सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच हो रहा है तो शेप ये हो गई, ठीक है, थोड़ी सी अल्टर हो गई। और ये अल्टरेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ प्रॉपरली बाइंड कर सके। अगर ये शेप अल्टर नहीं होती तो सबस्ट्रेट की प्रॉपर बाइंडिंग नहीं होगी एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड्स के साथ और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगी। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं, तो सबस्ट्रेट इंड्यूस करते हैं चेंज इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और उस चेंज की वजह से सबस्ट्रेट प्रॉपरली बाइंड करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब प्रोडक्ट सेपरेट होती है तो एंजाइम दोबारा अपनी ओरिजिनल, इसकी एक्टिव साइट दोबारा अपनी ओरिजिनल कन्फिगुरेशन में या फॉर्म में आ जाती है। दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस फिट मॉडल, जिसमें सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के अंदर चेंज इंड्यूस करता है। नेक्स्ट, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट येलो बॉक्स इन द बुक। अब हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर एक सीरीज ऑफ रिएक्शन शो की हुई है। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो इनिशियल सबस्ट्रेट है वो ए है। ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि जिनमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप देखिए फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है। अब आप देखें कि ऐसे ही एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 स्टेप्स हैं और हर स्टेप को एक डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज कर रहा है। इनिशियल सबस्ट्रेट है ए, एंजाइम 1 ए को बी में कन्वर्ट कर रहा है, एंजाइम 2 बी को सी में कन्वर्ट कर रहा है, एंजाइम 3 सी को डी में कन्वर्ट कर रहा है और एंजाइम 4 डी को ई में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि हमारी फाइनल प्रोडक्ट है। अब इनिशियल सबस्ट्रेट और फाइनल प्रोडक्ट के दरमियान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सब्सटेंसेस हैं जिनको कहा जाता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स या फिर इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस, क्योंकि ये इंटरमीडिएट रिएक्शंस में बन रहे हैं। In certain cases, enzymes act in a series of chemical reactions, यानी हमारे पास series of 4 reactions आ गई है in a particular order to complete a metabolic pathway such as respiration or photosynthesis. The successive enzymes containing these reactions are normally present together in a precise order of reaction. देखें, जो successive हर आने वाला enzyme 2, एंजाइम 3, एंजाइम 4, ये सब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मौजूद हैं कि सबसे पहले रिएक्शन का एंजाइम सबसे पहले है, दूसरे का उसके बाद है, तीसरे का उसके बाद है, फोर्थ का उसके बाद है। तो ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मौजूद होते हैं और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे कैन बी लिटरली हैंडेड ऑन फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर फॉर्मिंग एन एंजाइम टू एंजाइम चेन। क्या होता है कि जो फर्स्ट एंजाइम 1 ने ए को बी में कन्वर्ट किया और फिर बी को हैंड ओवर कर दिया एंजाइम 2 को, फिर एंजाइम 2 ने बी को सी में कन्वर्ट किया और सी को हैंड ओवर कर दिया एंजाइम 3 को।
In this way, products from one step in pathway are transferred to the enzyme catalyzing the next step. अब इसमें दो टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं, एक है फीडबैक इनहिबिशन और एक प्रिकर्सर एक्टिवेशन, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. फीडबैक इनहिबिशन का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे सेल को फाइनल प्रोडक्ट ई की ज़रूरत है तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनती जाएगी. लेकिन अगर सेल की नीड पूरी हो गई है, जितनी फाइनल प्रोडक्ट हमारे सेल को चाहिए थी वो बन चुकी है, तो क्या होगा कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये सिग्नल लेकर जाएगी एंजाइम के पास. ये सिग्नल लेकर जाती है उस रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप के एंजाइम के पास और उसको इनहिबिट कर देती है. इसको कहा जाता है फीडबैक इनहिबिशन, कि इस प्रोडक्ट ने अपने ही सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया है, सिग्नल सेंड करके टू द एंजाइम 1 विच इज कैटालाइजिंग द फर्स्ट स्टेप. तो जब एक ऐसा प्रोसेस या रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इनहिबिट कर देती है उस प्रोसेस को, तो इसको कहा जाता है फीडबैक इनहिबिशन. यानी एंजाइम एक्टिविटी इज इनहिबिटेड बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन. नेक्स्ट टर्म इज प्रीकर्सर एक्टिवेशन. प्रीकर्सर मीन्स एक मॉलिक्यूल जो आपके पास पहले से इनिशियली मौजूद होता है. ये जो आपका इनिशियल सबस्ट्रेट है इसको हम कहेंगे ये प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है. अब अगर हमारी बॉडी में ई प्रोडक्ट की ज़रूरत है सेल्स में और आपके पास इनिशियल सबस्ट्रेट ए मौजूद है लेकिन अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो इनिशियल सबस्ट्रेट सेल्स के अंदर जमा होता रहेगा और बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा. जब ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो इनिशियल सबस्ट्रेट अपने ही ब्रेकडाउन को या अपनी ही ट्रांसफॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है इस प्रोसेस से, जिसको प्रीकर्सर एक्टिवेशन कहते हैं. और ये क्या करेगा कि ये सिग्नल्स भेजेगा टू द एंजाइम्स ऑफ द डिफरेंट स्टेप्स के एंजाइम्स को सिग्नल्स भेजेगा और उनको स्पीड अप करेगा कि वो इस इनिशियल सबस्ट्रेट को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें. अब यहाँ पे सिग्नल सिर्फ इनिशियल सबस्ट्रेट से एंजाइम 4 को जा रहा है, ये सिग्नल एंजाइम 1 को भी जा सकता है, 2 को भी जा सकता है और 3 को भी जा सकता है. दिस इज कॉल्ड एज प्रीकर्सर एक्टिवेशन. इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस विद इन अ सेल may specifically activate an enzyme that stimulates a sequence of reactions for which that substance is the initial substrate, and this reduces the concentration of initial substrate. Obviously जब initial substrate final product में convert होगा तो फिर initial substrate की concentration reduce हो जाएगी cells में. Next is factors जो affect कर सकते हैं rate of enzyme action को. हमने पढ़ा है कि enzymes के अंदर फंक्शनल स्पेसिफिसिटी होती है, यानी एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है. अब ये जो फंक्शनल स्पेसिफिसिटी है ये डिपेंड करती है इसकी स्पेसिफिक केमिस्ट्री पे और कन्फिगुरेशन पे. कन्फिगुरेशन से मुराद है शेप और केमिस्ट्री में आ जाते हैं चार्जेस और बॉन्डिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स. अभी हमने देखा पहले भी मैंने आपको बताया कि जो एक्टिव साइड पे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उन पे स्पेसिफिक शेप, उनके स्पेसिफिक चार्ज होते हैं, स्पेसिफिक बॉन्डिंग होती है और स्पेसिफिक शेप होती है. और कोई भी ऐसा फैक्टर जो एंजाइम की स्पेसिफिक केमिस्ट्री और कन्फिगरेशन को अल्टर कर सकता है वो एंजाइम के एक्शन के रेट को भी कैटेलाइज कर सकता है, को भी इफेक्ट कर सकता है एंजाइम के एक्शन को भी. अब ये दो फैक्टर्स आ जाते हैं टेम्परेचर और पीएच, जो केमिस्ट्री और कन्फिगरेशन को इफेक्ट करते हैं. इसके अलावा दो और फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं. दे आर एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. पहले हम देखते हैं कि एंजाइम कंसंट्रेशन कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है. एंजाइम्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है. व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट्स विच आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इन अ यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में कितने सबस्ट्रेट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. जैसे कि 1 मिनट में 5 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, 1 मिनट में 10 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, 1 मिनट में 15 प्रोडक्ट्स बन रही हैं. ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन. अब amount of enzyme is directly proportional to rate of reaction at unlimited substrate concentration. अब ये तो हमें पता है कि जब एंजाइम का अमाउंट इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स इंक्रीज होगा. जब एक्टिव साइट ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा सबस्ट्रेट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. एक एक्टिव साइट के साथ एक टाइम में एक ही सबस्ट्रेट अटैच हो सकता है. अब देखिए अगर आपके पास सबस्ट्रेट्स 20 हैं और एंजाइम्स आपके पास 5 हैं तो आपके पास यूनिट टाइम में 5 प्रोडक्ट्स बनेंगी. लेकिन अगर आप एंजाइम्स 15 कर देते हैं तो एक टाइम में आपके पास 15 एक्टिव साइट्स आ गई.
तो 15 सबस्ट्रेट्स को ये 15 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगी, तो प्रोडक्ट्स का जो साइज है वो का जो नंबर है वो 5 से 15 हो गया। उसके बाद आप देखें कि 25 आपके पास एंजाइम्स हैं। ये 25 एंजाइम्स, अगर आप एंजाइम्स को मजीद बढ़ाते हैं, सबस्ट्रेट की अमाउंट से ज़्यादा कर देते हैं, तो भी आपके पास प्रोडक्ट्स तो 20 ही रहेंगी। बेशक आपके पास एक्टिव साइट्स 25 हो गई हैं, लेकिन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास 20 ही हैं। तो अगर आपके पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अनलिमिटेड हो, फिर अमाउंट ऑफ एंजाइम बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। लेकिन अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लिमिटेड है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उस लिमिटिंग कंसंट्रेशन से, जब एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट इज substrate concentration. Rate of reaction is also directly proportional to substrate concentration is also directly proportional to rate of reaction at low substrate concentration and constant enzyme concentration. इसको इस ग्राफ से समझते हैं। देखिए, इसमें x एक्सिस पे आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और y एक्सिस पे आपके पास आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। अब दो रेट ऑफ रिएक्शन शो किए हुए हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। यहाँ पे सपोज आपके पास जो एंजाइम्स हैं वो 30 हैं और इस जगह पे B जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे आपके पास एंजाइम्स हैं 20। अब देखें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इन दोनों केसेस में आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ रहा है कि आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो गया है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास आ गई है। इट मीन्स कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसकी क्या वजह है? सपोज आपके पास यहाँ पे 30 एंजाइम्स हैं। अब यहाँ पे आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब 10 की तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, 10 प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गई। जब 20 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 20 की तो रेट ऑफ रिएक्शन मजीद बढ़ा। जब उसको 30 कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन मजीद बढ़ा, 30 प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गई एक टाइम में। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन उस एंजाइम की कंसंट्रेशन से, आपके पास एंजाइम 30 हैं, एक टाइम में आपके पास 30 एक्टिव साइट्स हैं, और आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 30 से ज़्यादा कर दें तो क्या होगा, 40 कर दें, तो भी आपके पास जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो 30 ही रहेंगे, क्योंकि एक्टिव साइट्स हमारे पास 30 हैं। तो एक कांस्टेंट एंजाइम कंसंट्रेशन आपके पास मौजूद हो और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपके पास लो हो, तो आप जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन से, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि फिर सारी की सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड होती हैं और जो मजीद सबस्ट्रेट आप ऐड कर रहे होते हैं उनको एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं होती। जैसे आप यहाँ पे देखें, आपके पास एंजाइम्स 20 हैं और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं 5, तो आपके पास 5 प्रोडक्ट्स बनेंगी। लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 20 कर दें तो आपके पास उसी टाइम में 20 प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगी। बट अब अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 30 कर देते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट्स 20 ही बनेंगी, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स हैं वो 20 हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। अब देखते हैं कि टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। कैसे कि टेम्परेचर जो है ये हीट प्रोवाइड करते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन को लोअर कर देती है। अभी हमने देखा था पीछे कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी बैरियर है जिसको पास करना होता है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। और अगर हम किसी और सोर्स से सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे एंजाइम जो है जब उसकी एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं तब भी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। या फिर अगर आप इस रिएक्शन को टेम्परेचर दे दें, हीट दे दें, तो हीट की वजह से भी जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें कोलिजन ज़्यादा हो जाता है रिएक्टेंट्स के दरमियान में और प्रोडक्ट्स जल्दी बनती हैं। तो टेम्परेचर एक्चुअली में हीट प्रोवाइड करती है और ये हीट काइनेटिक एनर्जी देती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है और रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर एक ग्राफ देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे आपके पास है रिएक्शन रेट। अब जब आप टेम्परेचर को 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 20 से 30 करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप
अब एक स्पेसिफिक पॉइंट आता है जहाँ पे कि अगर आप उससे ज़्यादा टेम्परेचर दें या हीट दें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये वो पॉइंट होता है जिस पे एंजाइम्स मैक्सिमम काम करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आपको दे सकते हैं। इसको कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स फंक्शन टू इट्स मैक्सिमम। और ह्यूमन एंजाइम्स के लिए ये टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्या होता है कि इस टेम्परेचर के बाद जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब टेम्परेचर हीट प्रोवाइड करता है और काइनेटिक एनर्जी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो सकती है, तो अगर आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो एंजाइम्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकती है, उनकी वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं अपनी जगह से, उनकी आपस की बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, एंजाइम की पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेक हो जाएगी, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन ऑप्टिमम वैल्यू के बाद रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को राइज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। नेक्स्ट इज पीएच। एंजाइम की एक्टिविटी पीएच इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। पीएच इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और एक हर एंजाइम के लिए जैसे एक ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर होती है, इसी तरह ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ पीएच भी होती है, यानी वो पीएच जिसपे वैल्यू ऑफ पीएच जिसपे एक एंजाइम मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब जब पीएच इंक्रीज होती है ऑप्टिमम पीएच से नीचे जब आप पीएच को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन ऑप्टिमम पीएच के बाद क्या होता है कि जो अगर आप मजीद पीएच इंक्रीज करेंगे, अगर आप पीएच की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी आयोनाइजेशन होना शुरू हो जाती है जो एक्टिव साइट पे मौजूद है, ये आयोनाइज होना शुरू हो जाएंगे और इन अमाइनो एसिड्स की चार्जेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। जब चार्जेस चेंज हो जाएंगे तो ये सबस्ट्रेट के साथ प्रॉपर्ली बाइंड नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि पीएच इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अगर आप बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड कर देते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस अमाइनो एसिड्स के साथ एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स की आपस की बॉन्डिंग और उनका जो चार्ज होता है वो इफेक्ट होगा। और एक्सट्रीम इन चेंज इन पीएच से डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स हो जाती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं ऑप्टिमम पीएच की, लाइक पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम पीएच है 2, सक्रिस के लिए है 4.5, एंटीरोकाइनेज के लिए है 5.5, सलाइवरी एमाइलेज के लिए है 6.8, कैटालेज के लिए है 7.6, काइमोट्रिप्सिन के लिए 7 to 8 है, पेनक्रियाटिक ग्लाइपेज के लिए 9 है और आर्जिनेज के लिए 9.7 है। नेक्स्ट इज इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इनहिबिट करने वाले, विच स्टॉप्स, ये क्या स्टॉप करते हैं, क्या इनहिबिट करते हैं? एंजाइम का कैटालाइसिस, एंजाइम से सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना इनहिबिट कर देते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो सबस्ट्रेट की जगह पे एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते और ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर सकते हैं टेम्परेरीली भी और परमानेंटली भी। और एग्जाम्पल्स आ जाती हैं इसमें पॉइजन्स लाइक साइनाइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीमेटाबोलाइट्स और कुछ ड्रग्स। लाइक ये येलो कलर स्ट्रक्चर इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर या तो डायरेक्टली जाके बाइंड कर जाता है एक्टिव साइट पे एक एंजाइम की और उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर अटैच नहीं हो पाता और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम पे किसी और पॉइंट पे अटैच हो जाए। अगर ये किसी और पॉइंट पे अटैच हो जाए तब भी सबस्ट्रेट जो प्रॉपर है वो एक्टिव साइट पे आके अटैच नहीं होगा, प्रॉपरली बाइंड नहीं करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इस इनहिबिटर की एंजाइम के साथ बाइंडिंग की वजह से इस एंजाइम में जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी आपस में बॉन्डिंग इफेक्ट होती है और फिर एक्टिव साइट की जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी भी शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट प्रॉपरली एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं कर सकता। इनहिबिटर्स की दो मेजर टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, कम्पैटिटिव और नॉन कम्पैटिटिव इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये वो हैं जिनके इफेक्ट को आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं एक्टिव साइट के साथ और उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं, या फिजिकली भी ब्लॉक कर सकते हैं एक्टिव साइट को
और इस तरह उसका जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे एक्टिव साइट के साथ तो ऑब्वियसली जो उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी बॉन्डिंग इफेक्ट होगी और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये परमानेंटली ब्लॉक करते हैं एंजाइम को, इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पर आते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर ब्लॉक करते हैं एक्टिव साइट्स को बाय फॉर्मिंग वीक लिंकेजेस। ये वीक बॉन्ड्स बनाते हैं, इसीलिए इनके इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है। और कैसे कि अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो सबस्ट्रेट जो है वो इनहिबिटर के साथ कंपीट करते हैं फॉर बाइंडिंग विद द एक्टिव साइट और फिर इनहिबिटर को रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो वीक बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं और उसकी जगह पे करेक्ट सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे रिवर्सिबल इनहिबिटर की दो टाइप्स होती हैं, एक नॉन कम्पैटिटिव और एक कम्पैटिटिव इनहिबिटर। नॉन कम्पैटिटिव इनहिबिटर जो होता है ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाता है विद द एंजाइम एट अ साइट अदर देन एक्टिव साइट। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होता बल्कि उसके अलावा एंजाइम पे किसी और जगह पे अटैच हो जाता है और इस तरह एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इतना चेंज हो जाता है कि अगर जेन्युइन सबस्ट्रेट भी एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाए तो भी कैटालाइसिस नहीं हो सकता। इसकी एग्जाम्पल आ जाती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है ये नॉन कम्पैटिटिव इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करती है और ये बैक्टीरिया में एक एंजाइम है डी ट्रांसपेप्टाइडेज, इसको इनहिबिट कर देती है। और ये जो एंजाइम है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में हमें पता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होती है जो आपस में क्रॉस लिंक्ड होती है। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकिंग को को कैटालाइज करता है। जब पेनिसिलिन इसको इनहिबिट कर देती है तो पेप्टाइडोग्लाइकन की क्रॉस लिंक्स फॉर्मेशन जो होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट इज कम्पैटिटिव इनहिबिटर। कम्पैटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि एक्टिव साइट पे जाके डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं। अब एक्टिव साइट पे वो तभी अटैच होंगे जब वो सबस्ट्रेट से सिमिलैरिटी रखते होंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड एक्चुअल सबस्ट्रेट है एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का और इसका कम्पैटिटिव इनहिबिटर है मैलोनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड में 4 कार्बन एटम्स हैं जबकि मैलोनिक एसिड में 3 कार्बन एटम्स हैं। चूंकि इनका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है तो क्या होता है कि एट टाइम्स जो कम्पैटिटिव इनहिबिटर है ये स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी रखने की वजह से सबस्ट्रेट के साथ इसको बाइंडिंग साइट सिलेक्ट कर लेती है और बाइंड कर देती है। अब ये बाइंड तो हो जाता है एक्टिव साइट के साथ, लेकिन चूंकि ये एक्चुअल सबस्ट्रेट नहीं होता तो कैटालाइटिक साइट एक्टिवेट नहीं होती और कैटालाइसिस नहीं होता। इसकी एग्जांपल आ जाती है साइनाइड। ये प्रिवेंट करता है एटीपी की प्रोडक्शन को बाय ब्लॉकिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिव साइट पे अटैच हो जाता है और इस तरह उसको ब्लॉक कर देता है और एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती। थैंक यू।